हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैष्णी पांड्या और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। ओके। तो आपके मन में ये हो रहा होगा कि अभी तक हमने स्टैंडिंग प्लान पढ़ा है और सिंगल यूज़ प्लान पढ़ा है, अब ये कौन से प्लान आ गए? बेटा, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स है जो आपने स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ में पढ़ा है, ये उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें भी अब डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा कि कौन सा सिंगल यूज़ है और कौन सा आपका स्टैंडिंग प्लान है। ओके। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। ये आपके 8 प्लान्स हैं: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स। ये सारे आपके हैं। इसमें हमने डिफाइन किया है कौन सा सिंगल यूज है, कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। और ये दोनों जो हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी, ये ना ही सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। ओके। तो आइए डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं और सबको समझते हैं कि कौन सा प्लान क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंदी बच्चों को यही पॉइंट लगता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हो सकता है कोई ना कोई केस स्टडीज़ वगैरह आ जाए, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन प्लानिंग में यहाँ से भी आ सकते हैं। ओके। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इट इज़ नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान। तो ये ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। ओके। इट इज नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? एम हो, है ना? एम होगा ना। ऑब्जेक्टिव्स देयरफॉर कैन बी सेड टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन। क्या? डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन, यही तो हमारा होगा एम, दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। जो मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है जहां पर। तो मैनेजमेंट का एम क्या है? एम ही आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके। तो objectives are very basic to the organization, that they are defined as ends which our management seeks to achieve by its operation। तो यही वो एंड रिजल्ट है जहां पे मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है अपने ऑपरेशंस के जरिए। Therefore, an objective simply stated is what you would like to achieve, दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। आपकी एक्टिविटीज, आपके ऑपरेशंस के थ्रू आपका जो एंड रिजल्ट है, आपका जो मेन क्या है, मोटिव है, वही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हमने इस्टेब्लिश किया है, तो उस इस्टेब्लिश करने का उस ऑर्गेनाइजेशन को हमारा मोटिव क्या है? और जो मोटिव होता है, जो एम होता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? अपने ऑपरेशंस, अपने एक्टिविटीज के थ्रू वहां पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। आज अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो कल हमारे एम का क्या होगा? हम कैसे अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेशंस के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए जो हम एंड रिजल्ट को फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज आवर एम, आवर ऑब्जेक्टिव्स। ओके। For example, an organization may have an objective of increasing sale by 10% or earning a reasonable rate of return on investment, earn a 20% profit from the business। तो ये आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। दे रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारी प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या है? कि हमें अपनी सेल इंक्रीज करनी है 10%, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा जो आए वो 20% तक आए, है ना। All other managerial activities are also directed towards achieving these objectives। तो हमारी जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं इसी बात को डायरेक्ट करती हैं, हमारे इसी बात को, लाइक हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उनका जो एम होगा वो सभी एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि हमारा एम होता है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। वही बात कही गई है यहाँ पे। ऑल द मैनेजेरियल एक्टिविटीज आर ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो जितनी भी मैनेजेरियल एक्टिविटीज होती हैं जो मैनेजर्स करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, वो भी आपकी डायरेक्ट होती है किसके लिए? हमारे एम, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ डिफिकल्ट होगा ना, वहाँ मैं बता दूंगी कि कहाँ पे मेन बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि हमारा मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके लिए काम करना है ना। तो ये नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग होता है। ओके। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है?
रणनीति, रणनीति क्या होती है? हम्म, रणनीति होती है हम अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए कर क्या रहे हैं, हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे फेस करेंगे। मार्केट में उतरेंगे, किसी सामान को बनाएंगे, उसको सेल करना है हमें, तो ऑफ कोर्स मार्केट में हम ही अकेले थोड़ी हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो अब हमें हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से फाइट करने के लिए, उनके सामने खड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो इसी को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, रणनीति कहते हैं। ओके, strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objectives। तो क्या है strategy is a comprehensive plan है, एक बड़ा प्लान है जो हम accomplish कर अपने objectives को accomplish करने के लिए बनाते हैं। ओके, दिस comprises plan will include 3 dimension, यहाँ पे 3 dimensions यूज होते हैं। क्या क्या है? डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, adopting a particular course of action और allocating resources necessary to achieve the objectives। तो ये 3 हमारे strategies होती हैं। ओके, देखिए इसमें इन्होंने फर्स्ट कहा डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखना होगा। फिर अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अब क्या हमें कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है, इस बात के बारे में सोचना है। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, इस बात को देखना कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम रणनीति बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपनी कंपनी की। ओके, फिर क्या है? A strategy is formulated. The business environment needs to be taken into consideration. The changes in the economic, political, social, legal and technological environment will affect an organization strategy. Business environment में जो आपने टर्म पढ़ा है अपने एनवायरनमेंट के बारे में, वो जो पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वो आपके पूरे जो है बिजनेस में काम आता है, पूरे बिजनेस स्टडीज में आपके काम आएगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था ना, जितने भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो हमारी स्ट्रेटजीज से ही तो चलते हैं आगे, है ना। हम उसी से तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके लिए हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल होगा, है ना। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करवाने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद रणनीति बनानी पड़ती है। Strategies usually take the course of forming the organization identity in the business environment। ठीक है, major strategic decisions will include decisions like whether the organization will continue to be in same line or business combine new lines for activities of existing business। तो इन्होंने कहा देखो जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी रणनीतियां हम लोगों को लेनी पड़ती हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को देखना होता है और फिर हमें फोरकास्टिंग करनी होती है कि अभी तक जो सामान हम बना रहे थे क्या वही बना के सेल करें या इसके साथ हमें कोई और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा सेल करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए अपनी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो सोच विचार होता है उसको लेके क्या प्लानिंग, प्रोग्रामिंग करनी होती है, वही हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ओके, हमारी रणनीति क्या है आगे काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोका कोला आर कॉम्पिटिटर्स इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। पेप्सी एंड कोका कोला कॉम्पिटिटर है सॉफ्ट ड्रिंक के में अपने, है ना, एक दूसरे के लिए। If Pepsi reduces the price of its production in the market, then counter plan of Coca-Cola is maintain its market share। तो काउंटर प्लान क्या है? पेप्सी ने अपने रेट्स कम कर दिए हैं, अब मार्केट में सरवाइव करना है अगर कोका कोला को, तो उसको कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी, कोई ना कुछ स्ट्रेटजीज बनानी होगी मार्केट में अपना शेयर अपने आप को बनाए रखने के लिए। ओके, तो इसी को हम स्ट्रेटजीज कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेटजीज जो होती हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये ना ही सिंगल यूज होते हैं और ना ही स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। ओके, तो जब भी एग्जाम आएगा तो इसी तरीके से हाईलाइट करके अगर आप आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी सबसे पहले तो स्टैंडिंग प्लान है, फिर क्या होती है और क्या हम समझ सकते हैं पॉलिसी को, और क्या होती है पॉलिसी?
पॉलिसी हमारी क्या होती है? जनरल प्रॉब्लम से डील करने की एक गाइडलाइन होती है। जनरल प्रॉब्लम से डील करने की एक गाइडलाइन होती है। ओके, देखिए बोलती हूँ और हाईलाइट करती हूँ, तो इससे क्या है, इससे आपको भी बहुत इजीली समझ में आता होगा। Policies are general statement that guides thinking or channelizing energies towards a particular direction. एक particular direction में काम करने के लिए हमें policies की ज़रूरत होती है. Okay? पॉलिसीज आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज कहाँ से डिराइव की गई? ऑब्जेक्टिव से। दे डिफाइन अ ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर मे यूज हिज डिस्क्रेशन टू अप्लाई द पॉलिसी। तो एक ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे यहाँ मैनेजर्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं, वही हमारे होते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाई जाती हैं मैनेजर्स के लिए कि भाई आप इस तरीके से काम करिएगा, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है जिसको आपको फॉलो करना होगा काम करते समय। ओके, policies provides a basis for interpreting strategies. They are guide to managerial action and decisions in the implementation of the strategy. तो हम जब कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमें पॉलिसीज को भी फॉलो करना होगा, हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। भाई पॉलिसी, ये हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। द पॉलिसीज प्री डिसाइड सम इश्यूज, अवॉइड कन्फ्यूजन। तो पहले से ही जब पॉलिसीज बनी रहेंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हमारे माइंड में पहले से ही क्लियर होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में रहते हुए हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। ओके, द पॉलिसीज आर प्री डिसाइड सम इशू, avoid confusions and it becomes easier to resolve problems or issues। तो ये क्या होता है, इजी होता है, हमें अपने पॉलिसीज में रह के ही काम करना है, तो हमारे लिए इजी होता है रिजॉल्व करना किसी प्रॉब्लम्स को, सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम्स को, ओके, या किसी इशू को। Policies act as a guide to take decision in an unexpected situation। पॉलिसी क्या है? एक गाइड की तरह है। किस गाइड की तरह है? कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई जो हमने सोचा ही नहीं था, तो हमें पता चलता है भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, इसी में आपके, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके साथ ये करना चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और सिचुएशन। तो आप पॉलिसीज को क्या कह सकते हैं? एक जनरल रिस्पॉन्स कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी में बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स। आप कोई 18 साल से कम का बच्चा आ जाएगा, 17 साल का, 15 साल का, तो भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम 18 ईयर्स के अबव के ही लोगों को हायर करते हैं अपने यहाँ, तो हम सीधे सीधे उनको मना कर सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, है ना, हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बात होती है पॉलिसीज़ की। अभी पढ़ाऊंगी और डिफरेंस बिटवीन भी समझा दूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी और पॉइंट्स भी आने वाले हैं जहां आपको कंफ्यूजन होगी। पॉलिसीज समझ में आ गया? पॉलिसीज वो है कि जिसकी ब्रॉड पैरामीटर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एक जनरल गाइडलाइन होती है जो हमारे बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करती है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर हमारा स्टैंडिंग प्लान है। ओके, कोई प्रोसीजर बना दिया और वो हमारी स्टैंडिंग प्लान है, वो हर जगह हमारा यूज होगा। पहली बात क्लियर है? A procedure is a chronological sequence of various steps to be taken in an order to perform an activity in an efficient manner। प्रोसीजर क्या है? एक chronological sequence है कि इस सीक्वेंस में ही काम होगा। of various steps to be taken। ओके, तो क्या स्टेप्स लेने हैं, हमें क्या क्या काम करना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे। स्टेप्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे, वन बाय वन इसी स्टेप्स के जरिए हमें आगे जाना है, यही होता है प्रोसीजर। ओके, अ प्रोसेसर इज अ प्रोसीजर है। A procedure is generally established for repetitive activities so that same steps are followed whenever that activity is performed. They are generally meant for insiders to follow। तो ये क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग, हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लिए होता है, और ये पहले से ही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि भाई हमारे यहाँ यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं काम करने के लिए।
Policies and procedures are related to each other as procedures are steps to be carried out within a broad policy framework. तो भाई पॉलिसी सबसे बड़ा है. अब इस पॉलिसी के अंदर रह के प्रोसीजर्स को हमें काम करना है, प्रोसीजर में हमें काम करना है. तो ये पॉलिसीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बना दी गई हैं और इस पॉलिसी के अंदर हमें वर्क करना है. ओके, प्रोसीजर्स में रह के लाइक क्या क्या है. अब किसी के यहाँ मान लीजिए एक रूल्स होता है ना, किसी क्या, हमारे इंडियन कल्चर में एक रूल है कि अगर कन्या खिलाई जाती है तो कन्या को क्या क्या खिलाया जाता है. कन्या को हलवा खिलाया जाता है ना. और कन्या को क्या खिलाया जाता है, पूड़ी चना, है ना. तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, प्रोसीजर्स हैं कि हमें क्या बनाना है, हलवा बनाना है. अब हलवा कैसे बनाना है, ये हमारी पॉलिसीज हो गई. पूड़ी हलवा चना ये सारी चीजें बनेंगी, ये हमारी पॉलिसीज हो गई. अब पॉलिसीज में हलवा कैसे बनेगा ये प्रोसीजर हो गया. हलवा कैसे बनेगा ये प्रोसीजर हो गया कि पहले सूजी को भूनेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे एंड ऑल. ये जो स्टेप्स होते हैं हमारे कि ये फॉलो करने हैं जब हम हलवा बनाएंगे, तो इन स्टेप्स को ही हम प्रोसीजर कहते हैं. तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पॉलिसीज हमारी ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है जिसमें प्रोसीजर्स वर्क करता है. ओके, हमें किस स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, एन एंटरप्राइज में हैव फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गुड्स. फर्स्ट आइडेंटिफाई. यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में प्रोसीजर होता है किसी गुड्स को परचेज करने का. ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर्स. सप्लायर्स को देखिए, आइडेंटिफाई करिए आपके पास कितने ऑप्शंस है सप्लायर से सामान खरीदने के. सेकंड, इनवाइट कोटेशन फ्रॉम देम. अब आप उनको उनसे कोटेशन मांगेंगे. थर्ड, कंपेयर द कोटेशन. अब हम कंपेयर करेंगे उनके कोटेशंस को. देन हम सप्लायर्स का हु ऑफर द बेस्ट कोटेशंस, जो हमें बेस्ट कोटेशंस देंगे हम उनको उनके को ऑर्डर करेंगे. ठीक है, उनसे हम सामान लेने के लिए ऑर्डर करेंगे. रिसीप्ट्स एंड इंस्पेक्शंस ऑफ गुड्स एंड मेक पेमेंट्स ऑफ द सप्लायर्स. देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मैं इसको अगर बहुत अच्छे से आपको क्लियर वे में डिफाइन करूं तो क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई सामान मंगवाना होता है तो सामान मंगवाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या फॉलो किया जाता है. सबसे पहला स्टेप्स किया जाता है आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर्स. हमारे पास कितने सप्लायर्स हैं. ओके, तो ये क्या है, ये स्टेप्स है ना जो फॉलो किया जा रहा है कि हमारे पास कितने सप्लायर्स हैं. ओके, फिर हम क्या कहते हैं, उनसे इनवाइट करते हैं, कोटेशन मांगते हैं कि भाई आप कोटेशन दीजिए, हमें ये सामान मंगवाना है. ठीक है, फिर उसके बाद कंपेयर द कोटेशन. बेटा कोटेशन वो होता है ना जिसमें वो पूरी डिटेलिंग भेजते हैं, ये सामान रहेगा, इतने का रहेगा, ये सारी डिटेल्स रहती हैं. तो कई सप्लायर्स होंगे वो हमें भेजेंगे, तो हम सबका कंपेयर करेंगे. फिर हमें जो बेस्ट लगेगा हम उसमें से किसी एक का सिलेक्ट कर देंगे जो कम पैसे में ज़्यादा सामान एंड अच्छी क्वालिटी सब कुछ देगा. ये सब चीज़ें देखेंगे, उसका हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उस सप्लायर को. ठीक है, तो हम उसको ही ऑफर करेंगे जो सप्लायर हमें बेस्ट कोटेशन देगा. फिर रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मेक. अब भाई इंस्पेक्शन भी तो करना होगा जो सामान हमें दे रहा है उसका. फिर मेक पेमेंट्स टू द सप्लायर. जब सामान आ जाएगा तो हमें उसको पेमेंट करना होगा. तो ये हमारा होता है प्रोसीजर. इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जब हम किसी सामान को ऑर्डर करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो सेम ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. बाकी जो मैंने आपको एक रेसिपी वाला एग्जाम्पल दिया था वो भी अच्छा एग्जाम्पल है कि ये फूड बनता है और इस फूड में हलवा जो है किस प्रोसीजर से है, वो किस तरीके से बनाना है, वो भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है. तो अगर डिटेल में केस स्टडी आ जाती है तो किसी भी आंसर को बहुत अच्छे से आप 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, किसी भी पॉइंट को 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल भी आपका सप्लायर वाला, कोटेशन वाला भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. अब देखिए मेथड क्या होता है. अब प्रोसीजर एंड मेथड में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. अभी यहाँ पे हमको टाइम देना है और समझना है मेथड और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है. ओके, तो इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि मेथड होता क्या है. Method is a prescribed process in which a particular operation or an activity is performed.
तो मेथड क्या कहा है? मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशंस और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। मेथड को अगर हम डायरेक्टली बोलें तो भाई इसको आप सिंपली समझो फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है आपके यहाँ के काम करने का? अभी तक हमने बात करी कि हलवा बनता है। अब किसी क्या हलवा बनता होगा आटे का, किसी क्या हो बनता होगा सूजी का, है ना। कहीं पे आप डेप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं, कहीं पे आपका इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, कहीं पे कंपनीज एक्ट वाला लगेगा। तो कहाँ पे कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है, कहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का फॉलो करना है, इस बात का मैं फॉर्मूला कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनकम टैक्स वाला ही डेप्रिसिएशन लागू होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है हमारे यहाँ का। ओके, ये होता है, ये डिफरेंस होता है। प्रोसीजर क्या होगा कि हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोसीजर हो गया। डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगेगा? दो तीन मेथड है डेप्रिसिएशन के, तो हमने ये क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स वाला ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो हमारा मेथड हो गया, हमारे यहाँ का फॉर्मूला हो गया। हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा ही बनता है, तो ये हमारा मेथड हो गया। अब है हमारे पास प्रोसीजर है कि हमारे यहाँ हलवा बनता है, हलवा बनता है इस प्रोसीजर, सूजी का हलवा बनता है ये मेथड हो गया। काम ये करना है, ये प्रोसीजर है, ये स्टेप है एक कि ये काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये काम होना चाहिए, ये स्टेप है, लेकिन ये काम किस तरीके से होना चाहिए ये आपका मेथड होगा। ओके, अब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। It deals with a task comprising one steps of a procedure and specify how this step is to be performed. ठीक है, प्रोसीजर क्या दिखाता है कि ये एक स्टेप है जो काम होना है। अब काम किस तरीके से होना है ये आपका मेथड होता है। दिस मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब ये मेथड क्या है? स्टैंडिंग प्लान है। मेथड डिपेंड करता है कि हमारा क्या है, टास्क क्या है, काम क्या है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा मेथड क्या है ना। सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो हम एक अगर प्रॉपर अच्छा मेथड से यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे टाइम, मनी, एफर्ट हर चीज को सेव करेगा और हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा। Method should be stated in clear and precise terms to improve organizational efficiency and to bring order lines to the workplace. तो method क्या होता है? Clear and precise terms to improve organizational efficiency. Organizational efficiency को बढ़ाने का एक clear और precise term है and to bring order lines to the workplace. और clear होगा, फॉर्मूला यही है कि भाई हमें डेप्रिसिएशन इसी मेथड से फॉलो करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, फॉलो ही यही करना है। ओके, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है रूल। रूल देखते हैं क्या है। रूल हमारा स्टैंडिंग प्लान है सबसे पहले तो। ठीक है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। होना क्या है? रूल क्या है? होना क्या है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि इन्फॉर्म करता है कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रूल क्या है? डिसिप्लिन है। ठीक है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। आपके स्कूल में डिसिप्लिन होता होगा, नेल्स कट करके आने हैं, ड्रेस प्रॉपरली प्रेस्ड होनी चाहिए, या हमारे स्कूल की जो ड्रेस है वही पहननी है, कुछ भी कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं। और क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है टाई लगा के आना है, अच्छे से ड्रेसअप होके आना है। तो ये क्या है? रूल्स होते हैं, है ना। गर्ल्स के मेहंदी नहीं लगी रहनी चाहिए, नेल पेंट नहीं लगी रहनी चाहिए। तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? अब कोई बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर उसकी नेल पेंट लगा रहेगा तो क्या वो कम समझ पाएगी वो लड़की? ऐसा तो है नहीं ना कि नेल पेंट लगा है तो कम समझ पाएगी। बट बात क्या होती है कि डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप किसी चीज़ को डिसिप्लिन में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, है ना। तो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। तो रूल्स को आप डायरेक्टली डिसिप्लिन से रिलेट कर सकते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो ये एक मतलब क्लियर होता है हमारे यहाँ कि ये एक्शंस हैं, ये किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे।
एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द रूल्स वाइल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो किसी एक्टिविटी को करने में एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, ये बात का पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। रूल्स आर रिजिड एंड डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो रूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं कि भाई आप बिल्कुल भी कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। जो रूल्स बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपको उसको फॉलो करना ही करना है। ओके, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रेशन। तो यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। Rules are usually the simplest types of plans, as there is no compromise or changes unless a policy decision is taken। तो जब तक कि कोई पॉलिसी डिसीजन में ही चेंजेस ना आ जाए तब तक हम रूल्स को वैसे के वैसे ही हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो रूल्स हुआ आप डायरेक्टली डिसिप्लिन से समझो कि बिल्कुल भी आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो है उसको हमें वैसे ही अपनाना है, वैसे ही फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, सिंगल यूज प्लान है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ये सारी जो चीजें हैं ना, इन सबको जब हम एक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। बस इस तरीके से समझो। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ के आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर, है ना, मेथड, रूल, ये सारी चीज़ों को जो हम पढ़ते हुए आए हैं, इन्हीं सबको आप ऐड कर दो। एडिशन ऑफ ऑल दीज इज प्रोग्राम। अब इसके बिना हम कोई प्रोग्राम तो कर नहीं पाएंगे। मुझे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है। अब बिल्डिंग में हम क्या बनवा रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई मॉल बनवा रही हूँ। अब मॉल कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ तो ये सिंगल यूज प्लान ही होगा, बार बार मॉल नहीं बनवाना है मुझे, एक ही मॉल का बनवाना है ना। तो इसमें जो हम प्रोसीजर अपनाएंगे, इसमें जो हम रूल्स फॉलो करेंगे, जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, जो स्ट्रेटजीज लेंगे, वही हमारा क्या होगा, प्रोग्राम होगा। उसी सब को मिला के, वो सारे स्टेप्स को मिला के, ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटजीज को, मेथड्स को, प्रोसीजर्स को, रूल्स को, इन सब को ऐड कर दूंगी मैं, सब इन सब का कॉम्बिनेशन ले लूंगी मैं, उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस अ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। अभी बजट पढ़ने वाले यहाँ पे बजट भी दे दिया है कि बजट भी हमारा प्रोग्राम में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं आपके, वो सारे हमारे प्लान्स में ऐड कर दोगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, प्रोग्राम है, program will include the entire gamut of activities as well as the organization's policy and how it will contribute to the overall business plan। okay, तो किस तरीके से contribute कर रहे हैं हमारे पूरे business plan के लिए, वो हमारा program होता है। It gives us steps by step approach to guides the action necessary to reach a predetermined goals। तो क्या स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच होती है जो एक्शन हमारे डिफाइन करते हैं कि हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उसको हम कैसे अचीव करेंगे। The minute details are worked out, that is procedure, rules, budgets within a broad policy framework। तो वही बात है, हमारे जो पॉलिसी होता है उसके अंदर ही हमारी प्रोग्रामिंग भी होती है। ओके, उसके अंदर ही हमारे क्या होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी ही आपका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिसी के अंदर ही हमारे सारे जो और स्टेप्स हैं वो आते हैं। तो ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ही हमारे और सारे स्टेप्स जो हैं वो आते हैं। क्लियर है। Programs can be of different types like production program, training program, sales promotion program, etc। तो प्रोग्राम तो कोई भी हो सकता है। अभी मैंने बताया मेरा प्रोग्राम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने का, इनका प्रोग्राम होगा प्रोडक्शन प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, किसी चीज़ की ट्रेनिंग देनी होगी, किसी चीज़ का सेल करना है, किसी चीज़ का प्रमोशन करना है। तो प्रोग्राम कई तरीके के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है अ कंपनी में हैव प्रोग्राम्ड विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्रीमिसेस। वही बात, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, अभी मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात बताई, तो न्यू फैक्ट्री प्रीमिसेस बना रहे हैं, उसमें भी हमें पूरा ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, मेथड्स और प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सारा बनाना होगा, है ना।
तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज प्रोग्राम। क्लियर है? अब लास्ट हमारा पॉइंट बचा है बजट। बजट क्या होता है आइए देखते हैं और उसको समझते हैं। बजट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इसका भी तो होना होता है, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। तो बजट बनाना जरूरी होता है। बजट क्या होता है? एस्टिमेट करना किसी चीज का, है ना? Estimate. A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms over a specific period of time. तो बजट क्या एक स्टेटमेंट है जो एक्सपेक्ट करते हैं हम रिजल्ट्स हमारे क्या आएंगे, और ये क्या होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। ओके, एक फिगर बना लेना, एक फैक्ट्स को देखना और फिगर बना लेना कि फोरकास्टिंग करनी कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, हमें इस हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, इट इज़ अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। ये एक प्लान होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, किसमें? फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अज्यूम ही तो करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अ सेल बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। तो सेल बजट क्या होता है? सेल फोरकास्टिंग होती है। तो सेल फोरकास्टिंग से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ का पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल होती है, तो हम तभी तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि इस बार बजट ये बनाना चाहिए सेल का। ठीक है, फिर क्या है? बजट में ऑल्सो बी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। इन्होंने दूसरा बताया कि भाई आप बजट ये भी तो बना सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन का मेन समय होता है तब हमें कितने लेबर्स की ज़रूरत है। बजट में ऑल्सो बी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है जब हमारे यहाँ पीक प्रोडक्शन टाइम होगा, जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत भयंकर तरीके से लगातार चलेगा, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोडक्शन करने की। एज budget is expressed in numerical terms, it becomes easier to compare actual figures with expected figure and take corrective action subsequently. तो इन्होंने कहा है कि जैसा कि बजट एक्सप्रेस करते हैं हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स विद एक्सपेक्टेड फिगर्स। तो ये हमारे लिए ईजी होता है कि हम एक्चुअल हमारा फिगर क्या है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, और इस हिसाब से हम कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अगर कोई डेविएशंस आती हैं तो। सम इम्पॉर्टेंट बजट्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस बजट एटसेट्रा। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। ओके, तो जो इन्होंने कहा है सम इम्पॉर्टेंट बजट्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बजट जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। साथ में बहुत अच्छा कुछ भी बजट का बना के देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का बजट इस तरीके से बनाना है, तो हमें ये पॉइंट्स को देखना होगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ एक बार हम लोग और डिफाइन करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ा था। टाइप्स ऑफ प्लान में हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा एम होता है। स्ट्रेटजीज क्या होती है? हमारी कॉम्पिटिटर से लड़ने की हमारी जो रणनीति बनाई जाती है वो हमारी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है। ओके, और क्या होता है? पॉलिसीज होती है। पॉलिसीज क्या होती है? हमारी जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करने की गाइडलाइन होती है। ओके, और क्या होता है? प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। और मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होता है? फॉर्मूला होता है। भाई ये स्टेप है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। क्लियर है? फिर क्या है? हमारे रूल्स है। रूल्स क्या होते हैं? हमारे रूल्स क्या होते हैं? हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, है ना? ठीक है, फिर आपका क्या आता है? प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव थिंग्स इज आवर कॉम्बिनेशन। इन सब को मिला देंगे तो ये हमारा प्लस होके क्या होगा? प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फिर बजट क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है। एक एस्टिमेट बनाते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है ना? तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या थे। ठीक है, तो हमारा फिनिश हो गया है आज की क्लास, और आज की क्लास के साथ साथ हमारी प्लानिंग भी फिनिश हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे अपना ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग हम फिनिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।